हेलो लर्नर, मेरा नाम डॉक्टर मोनिका सरोज है। मैं काशी नरेश गवर्नमेंट पीजी कॉलेज ज्ञानपुर भदोई उत्तर प्रदेश के बीएड डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर कार्यरत हूँ। शिक्षण अधिगम सामग्री, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, जिसे शॉर्टकट में टीएलएम भी कहते हैं, आज हम लोग इसके बारे में अध्ययन करेंगे, जानकारी प्राप्त करेंगे। शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में शिक्षण अधिगम सामग्री की इम्पोर्टेंस क्या है, इसको समझने के लिए, इसको जानने के लिए हम एक व्यवहारिक परिस्थिति को एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं। कुछ देर के लिए आप ये मानकर चलिए कि आप एक अध्यापक हैं और आपको एक क्लास में जाकर कर किसी टॉपिक को स्टूडेंट्स को पढ़ाना है। तो एज अ टीचर आप ये चाहेंगे कि आप जो भी टॉपिक या कंटेंट विद्यार्थियों को पढ़ाएं वो उन्हें बहुत अच्छे से समझ में आ जाए, और इसके लिए आपके द्वारा विभिन्न शिक्षण कौशलों, विधियों और तकनीकियों के प्रयोग के साथ ही साथ उस विषय को समझाने की दिशा में कुछ सामग्रियों का भी प्रयोग किया जा सकता है। जैसे ताजमहल के विषय में बच्चों को अध्ययन कराते समय अध्यापक ताजमहल का मॉडल, ताजमहल का पोस्टर, ताजमहल का 3D मॉडल, ताजमहल का एनिमेटेड वीडियो आदि दिखाते हुए बच्चों को ताजमहल की जानकारी दे तो ये जानकारी बच्चों में अपेक्षाकृत ज़्यादा चिरस्थायी होगी। इसी तरह इतिहास में विभिन्न राजाओं के कालक्रमों को समझाने के लिए अध्यापक द्वारा टाइम चार्ट का प्रयोग किया जाना। वही अध्यापक द्वारा किसी संगठन, विचारधारा, आंदोलन प्रक्रिया, वंश या शासन संबंधी क्रमिक संगठन को फ्लो चार्ट के द्वारा प्रदर्शित कर बच्चों को अच्छी तरीके से समझाया जा सकता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि किसी भी पाठ को ठीक से समझाने के लिए एक शिक्षक जिन जिन सामग्रियों का प्रयोग करता है वह सामग्री शिक्षण अधिगम सामग्री कहलाती है। इसको हम इस तरह से भी समझ सकते हैं कि वे सहायक सामग्रियां जो शिक्षक को शिक्षण में यानी टीचिंग में और विद्यार्थियों को अधिगम में यानी लर्निंग में सहायता प्रदान करे, उनको शिक्षण अधिगम सामग्री कहते हैं। अभी जो हमने उदाहरण लिया था, अगर उक्त उदाहरणों को हम देखें तो बच्चों को पाठ को समझाने के तौर पे इस्तेमाल किया गया ताजमहल का पोस्टर, मॉडल, 3D मॉडल, एनिमेटेड वीडियो, टाइम चार्ट और फ्लो चार्ट सभी शिक्षक द्वारा प्रयोग में लाई गई शिक्षण अधिगम सामग्रियां हैं। ऐसा कहा जाता है कि द थिंग विच आई हियर आई मे फॉरगेट, वह चीज़ जिसको मैं केवल सुनता हूँ मैं उसे भूल सकता हूँ। द थिंग विच आई सी आई मे रिमेंबर, वह चीज़ जिसको मैं केवल देखता हूँ उसे मैं याद रख सकता हूँ, मे रिमेंबर याद रख सकता हूँ। बट द थिंग विच आई डू, लेकिन जिस कार्य को मैं कर लेता हूँ, बट द थिंग विच आई डू, जिस कार्य को मैं कर लेता हूँ, आई कैन नॉट फॉरगेट, मैं उसे कभी भी भूल नहीं सकता हूँ। तो यहाँ पे 3 परिस्थिति देखी जा रही है। एक में बच्चे के द्वारा जो चीज़ केवल सुना जा रहा है, जो चीज़ केवल सुन के ज्ञान ग्रहण किया जा रहा है या सीखा जा रहा है, वहाँ पे ये कंडीशन है कि बच्चे उसे भूल भी सकते हैं। लेकिन दूसरी परिस्थिति जहाँ पे बच्चे देख भी रहे हैं तो मे भी वो उसे भूले ना, लेकिन मे भी वो उसे शायद याद रख सकते हैं। लेकिन तीसरी परिस्थिति क्या आ रही है, जहाँ पे किसी कार्य को किया जा रहा है। ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति जहाँ पे किसी कार्य को किया जा रहा है तो ये कंडीशन जो होती है वो लर्निंग में सबसे ज़्यादा सहायक होती है, और ये कंडीशन कभी भी ना भूलने वाली कंडीशन होती है। We remember 20% of what we hear. We remember 20% of what we hear. हम जो सुनते हैं उसका 20% ही याद रख पाते हैं। We remember 30% of what we see. हम जो भी देखते हैं उसका 30% ही याद रख पाते हैं। We remember 50% of what we see and hear. हम जो भी देखते हैं और सुनते हैं उसका 50% ही याद रख पाते हैं। बट वी रिमेंबर 90% ऑफ वॉट वी डू, लेकिन हम जो करते हैं उसका 90%
हमें याद रहता है। तो यहाँ पे 4 परिस्थितियाँ हम क्या देख रहे हैं कि जो जानकारी या जो ज्ञान हम केवल सुन के प्राप्त करते हैं, उसमें हम उसे केवल 20%, बहुत ही कम प्रतिशत है जो वो हमें याद रह पाता है। और जो ज्ञान हम देख कर के ग्रहण करते हैं वो केवल हमें 30% ही याद रहता है। और जहाँ हम सुनने के साथ साथ देखते भी हैं वो हमें 50% याद रहता है। और जबकि सबसे ज़्यादा प्रतिशत उस ज्ञान का है जिसमें हम खुद को इन्वॉल्व करते हैं, ठीक है, जिसमें हम खुद उस चीज़ को इन्वॉल्व हो जाते हैं, उस चीज़ में हम उस चीज़ में खुद उस चीज़ को अपने हाथ की क्रियाओं के द्वारा करते हैं। तो वो चीज़ें हमें इन बाकी परिस्थितियों से ज़्यादा इफ़ेक्टिव रहती हैं, जिसमें कि 90% वो चीज़ें हमें याद रहती हैं। ओके, नाउ हम इसको एक एग्जांपल के तौर पे समझने की कोशिश करते हैं। साइंस का एक एग्जांपल यहाँ पे लेते हैं, मेढक या फ्रॉग का डिसेक्शन। तो इसमें हमने 3 तरह की परिस्थितियाँ यहाँ पे ली हैं आपको समझाने के लिए। पहली परिस्थिति ऐसी है कि जिसमें कि क्लास में सभी स्टूडेंट्स को मेढक का डिसेक्शन कैसे करते हैं ये केवल करके दिखाया जाता है। मतलब इस कंडीशन में स्टूडेंट्स हैं और मेढक का डिसेक्शन कैसे किया जाता है टीचर ने केवल मौखिक रूप से उस डिसेक्शन की जानकारी बच्चों को दे दी। वहीं पे दूसरी परिस्थिति में क्लास में हमने सभी स्टूडेंट को मेढक का डिसेक्शन कैसे करते हैं ये करके दिखाया और सभी बच्चों ने इसे देखा। टीचर ने खुद मेढक का डिसेक्शन किया। ऐसी परिस्थिति में अब बच्चों ने खड़े होकर देखा कि हाँ मेढक का डिसेक्शन कैसे किया जाता है। वहीं पे तीसरी परिस्थिति ऐसी थी जिसपे क्लास के सभी स्टूडेंट ने मेढक का डिसेक्शन कैसे करते हैं इसे खुद करके देखा। यहाँ बच्चे तीसरी परिस्थिति में मेढक के डिसेक्शन में खुद इन्वॉल्व हुए। वो उन्होंने केवल देखा नहीं, केवल सुना नहीं, बल्कि उन्होंने खुद अपने हाथों से मेढक के डिसेक्शन को यहाँ पे करके देखा। तो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इन तीनों परिस्थितियों में किस परिस्थिति के द्वारा ज्ञान के अर्जित किया गया ज्ञान या नॉलेज या जानकारी बच्चों को रहेगी। एक और एग्जाम्पल हम लेते हैं कि जो एंशंट कालीन जो मानव हथियार रहते थे उसका एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं कि पहली परिस्थिति ऐसी हमने यहाँ रखी जिसमें कि पाषाण कालीन मानव हथियार के बारे में टीचर द्वारा स्टूडेंट्स को मौखिक जानकारी दी गई कि पाषाण कालीन मानव हथियार जो थे वो कैसे होते थे, पाषाण काल में जो मानव होते थे वो किस प्रकार के हथियारों का प्रयोग करते थे। ये अध्यापक द्वारा बता दिया गया कि वो मोटे मोटे होते थे, पत्थर के होते थे, नुकीले बनते थे, ठीक है। और जबकि जो दूसरी परिस्थिति थी उसमें पाषाण कालीन मानव हथियारों से संबंधित चित्र जो हैं वो अध्यापक द्वारा बच्चों को प्रदर्शित किया गया। अध्यापक ने इस कंडीशन में बच्चों को चित्र के द्वारा, पोस्टर के द्वारा या ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करके दिखाया कि इस तरह के जो हथियार होते हैं वो पाषाणकालीन मानव हथियार पाषाणकालीन मानव द्वारा यूज़ किया जाता था। तीसरी परिस्थिति में पाषाणकालीन मानव हथियार का जो प्रारूप होता है, जो मॉडल्स होता है, वो शिक्षक द्वारा विद्यार्थियों से बनवाया गया। यहाँ पे बच्चों ने केवल सुना नहीं, केवल देखा नहीं, बल्कि बच्चों ने क्लासरूम में वर्कशॉप के दौरान पाषाण काल में मानवों के द्वारा हथियार किस प्रकार के यूज़ किए जाते थे उन हथियारों का एक प्रतिरूप खुद अपने हाथों से बनाया। तो इस प्रकार इन दोनों ही उदाहरणों में हम देखते हैं कि पहली परिस्थिति में विद्यार्थियों ने केवल सुना, दूसरी परिस्थिति में विद्यार्थियों ने देखा और तीसरी परिस्थितियों में विद्यार्थियों ने सुना भी, देखा भी और खुद उस कार्य को किया भी। इस प्रकार तीसरी परिस्थिति में अधिक से अधिक ज्ञानेंद्रियों के प्रयोग द्वारा तथा किसी कार्य को स्वयं करने के द्वारा अर्जित किया गया ज्ञान अधिक चिरस्थायी होता है। वैज्ञानिक अध्ययनों द्वारा यह स्पष्ट हो चुका है कि इंद्रिय ज्ञान के द्वार होती हैं और इंद्रियों द्वारा ही ज्ञान ग्रहण किया जाता है। किसी नए प्रकार के ज्ञान को सीखते समय जितनी ज़्यादा संख्या में इंद्रियां इन्वॉल्व होती हैं, ग्रहण किया गया ज्ञान उतना ही अधिक स्थायी होता है। क्लासरूम में शिक्षण अधिगम सामग्री का प्रयोग करने से विद्यार्थी अपनी विभिन्न इंद्रियों द्वारा विषय वस्तु पर ध्यान केंद्रित करने के लिए प्रेरित होते हैं। प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक जीन पियाजे ने अपने अध्ययनों से यह निष्कर्ष निकाला है कि चित्रों, मॉडलों, चार्टों आदि के द्वारा प्रदर्शित प्रत्ययों, परिभाषाओं, संबंधों, सूत्रों को देखकर विद्यार्थी आपस में तर्क वितर्क या डिस्कशन करते हैं।
शिक्षण तथा शिक्षण विधियों की सफलता भी उपयुक्त सामग्री के समुचित प्रयोग पर निर्भर करती है। एक दृष्टि से हमारी जो ज्ञानेंद्रियां हैं वो अधिगम में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती हैं। कहने का तात्पर्य ये है कि शिक्षण अधिगम सामग्री की सहायता से पढ़ाया जाना शिक्षण को और भी अधिक प्रभावशाली और रोचक बनाता है। जिन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान इन सामग्रियों के माध्यम से सीखा ज्ञान न केवल छात्रों में उत्साह जागृत करता है वरन सीखे हुए ज्ञान को लंबे समय तक अपने स्मृति पटल में संजोए रखने में भी सहायक होता है। दूसरी ओर टीचर भी अपने अध्यापन के प्रति उत्साहित रहते हैं। परिणाम स्वरूप जो क्लासरूम का एनवायरनमेंट होता है वो हमेशा पॉजिटिव बना रहता है। वही शिक्षक छात्रों के लिए आदर्श होता है और उसी शिक्षक का शिक्षण आदर्श शिक्षण होता है जो अपने पाठ्य वस्तु को इन रोचक सहायक सामग्रियों के माध्यम से प्रस्तुत करता है, क्योंकि ये न केवल छात्रों का ध्यान केंद्रित करती हैं बल्कि उन्हें उचित प्रेरणा भी देती है, चाहे वह वास्तविक वस्तु हो, चार्ट हो, चित्र हो या कोई तकनीकी उपकरण हो। कोठारी आयोग ने भी शिक्षण अधिगम सामग्री की इम्पोर्टेंस पर प्रकाश डालते हुए कहा है कि शिक्षण सहायक सामग्री का प्रयोग ही वास्तविक रूप से हमारे देश में शैक्षिक क्रांति ला सकती है। इस प्रकार अध्यापन में नवीनता लाने के लिए सहायक सामग्री का प्रयोग शिक्षण के लिए वांछनीय ही नहीं अनिवार्य भी होता है। शिक्षण को प्रभावशाली एवं रोचक बनाने के लिए शिक्षण सामग्री की आवश्यकता होती है, शिक्षण सामग्री की इम्पोर्टेंस होती है। शिक्षण सामग्री के द्वारा जो क्लासरूम टीचिंग होती है वो बहुत ही इफ़ेक्टिव और इंटरेस्टिंग हो जाती है। शिक्षण सामग्री के द्वारा जो कठिन विषय वस्तु होते हैं उसे बहुत ही सरलतम तरीके से बच्चों को समझाया जा सकता है। छात्रों में विकर्षण के प्रति रुचि जागृत की जा सकती है। स्थायी अधिगम इसके द्वारा होता है। बच्चों में कक्षा का वातावरण इसके द्वारा सरस किया जा सकता है। शिक्षण में इसका प्रयोग करने से समय की काफ़ी बचत भी होती है। अमूर्त विचारों को मूर्त रूप में प्रस्तुत करने में शिक्षण सहायक सामग्री काफ़ी मददगार होती है। साथ ही साथ छात्रों का ध्यान शिक्षण की ओर आकर्षित करने में भी शिक्षण सहायक सामग्री की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। आई होप कि आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा इस वीडियो के माध्यम से और आप काफ़ी कुछ समझ चुके होंगे कि शिक्षण अधिगम सामग्री किसे कहते हैं और शिक्षण अधिगम सामग्री की क्लासरूम टीचिंग में कितनी इम्पोर्टेंस है और एज अ टीचर हमें शिक्षण अधिगम सामग्रियों का प्रयोग क्लासरूम में करना चाहिए, जिसके द्वारा बच्चों में एक रुचि और एक इंटरेस्ट जागता है क्लासरूम टीचिंग में। और जो कठिन सब्जेक्ट होते हैं, कठिन टॉपिक होता है जिसको बच्चों में समझने में दिक्कत तथा परेशानी होती है, बच्चे टीचिंग लर्निंग मटेरियल की हेल्प से उसको भी बहुत ही आसानी से सीख सकते हैं। इसके साथ ही साथ जो एक स्कूल से भागने की प्रवृत्ति होती है, क्लासरूम बंक करने की प्रवृत्ति बच्चों में होती है, तो टीचिंग लर्निंग मटेरियल का जब टीचर्स के द्वारा प्रयोग किया जाता है तो क्लासरूम का एक इंटरेस्टिंग इन्वायरमेंट हो जाता है। तो बच्चों में हो सकता है ये प्रवृत्ति भी कम हो जाए, बच्चे बंक ना करें क्लास, वो क्लासरूम में रहें और आपके एक इंटरेस्टिंग क्लासरूम को वो इंजॉय करें। ठीक है, तो हमारा जो आखिरी उद्देश्य होता है कि बच्चे टीचिंग को इंजॉय करें। जो भी क्लासरूम में पढ़ाया जा रहा है बच्चे इस चीज़ को जाने, इस चीज़ को समझे और हमारे द्वारा दिया गया जो जानकारी है, जो नॉलेज है, जो ज्ञान है वो बच्चों में लंबे समय तक चिरस्थायी बनी रहे। तो इस प्रकार टीचिंग लर्निंग मटेरियल का क्लासरूम टीचिंग में बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंस है और एक टीचर द्वारा इसका बहुत अच्छे से क्लासरूम टीचिंग में प्रयोग किया जाना चाहिए। आई होप यू एंजॉय दिस वीडियो। थैंक यू।